कैंसर में कैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेनिफिशियल है? हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है जो लीवर कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस टाइप का कैंसर है? कॉमन लीवर कैंसर है, किडनी कैंसर है। सर्जिकल जो रिकवरी होती है उसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है और मेजर रिसेक्शन होते हैं। क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेफ रहेगा मदर एंड बेबी दोनों के लिए? ब्लीडिंग बहुत हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम, या मान लीजिए इमरजेंसी में पेशेंट आया है और बाद में पता चला कि प्लेसेंटा अंदर चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है और पेशेंट ब्लीड कर रहा है, बिना सर्जरी के हो जाता है। पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। आज हमारे साथ हैं कैलाश हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर अमित को एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी इंटरवेंशंस में और डायलिसिस फिस्टुला इंटरवेंशंस में। कैंसर में कैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेनिफिशियल है? अभी कैंसर में जो सबसे पहली चीज है वो है डायग्नोसिस, कि कैंसर की डायग्नोसिस होगी कैसे। अब मान लीजिए किसी पेशेंट को पता चला कि लीवर में कोई गांठ है। अब गांठ तो एक नॉन कैंसरस भी होती है, कैंसर की भी होती है, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये किस चीज की गांठ है, इसको क्या इलाज कराना है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला जो जरूरी है वो है बायोप्सी या एफएनएसी। तो डीप ऑर्गन्स में क्या होता है कि वहां तक पहुंच के करना हो, बिना ब्लीडिंग के बायोप्सी कर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अल्ट्रासाउंड, सीटी मशीन या फ्लूरोस्कोपी, इनकी मदद से बिल्कुल टारगेटेड हम लोग वहां तक जाते हैं और बायोप्सी करते हैं। तो ऑन्कोलॉजी में पहला जो डायग्नोसिस होता है वो बायोप्सी से ही होता है और आगे ट्रीटमेंट भी उसी के बेसिस पे चलता है कि पेशेंट को क्या थेरेपी देनी है, किस टाइप का कैंसर है और इसमें क्या टाइप की थेरेपी काम करेगी। तो बायोप्सी के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहली बेसिक चीज तो ये है। और सेकंड जो है लीवर की अगर बात करें तो उसमें हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है जो लीवर कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, जिसको हम एक तो आरएफए होता है जो बहुत इनिशियल स्टेज में हम लोग करते हैं कि ट्यूमर का साइज बहुत छोटा है तो उसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से ही उसको ट्रीट कर देते हैं। तो ट्यूमर को हम हीट एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उससे अगर बड़े साइज का है तो माइक्रोवेव एब्लेशन हम लोग करते हैं 5 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर्स का। और कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं कि जिनको सर्जरी द्वारा निकाला नहीं जा सकता है, तो उनमें भी इन दो मॉडलिटीज के अलावा एक थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, जिसे टेस शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, जो कि पैर की नस के द्वारा हम लोग करते हैं और बिल्कुल ट्यूमर के पास वाली नस में जाके टारगेटेड वहाँ पे उसमें दवाई डालते हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो वो टारगेटेड सिर्फ ट्यूमर के अंदर ही हम दवाई को डालते हैं वहां जाके। तो फिर मल्टीपल भी हैं तो मल्टीपल ट्यूमर्स को भी ट्रीट किया जाता है, हालांकि हम उसमें मल्टीपल सिटिंग्स की भी कुछ पेशेंट को जरूरत पड़ती है। तीसरी अगर बात करें तो बिलियरी सिस्टम रिलेटेड जो कैंसर होते हैं उनमें इंटरवेंशंस होती हैं जिनके रास्ते बंद हो जाते हैं, कि पित्त का रास्ता बंद हो गया कैंसर की वजह से, तो उनको भी खोला जाता है स्टेंट डाल के, स्टेंट की मदद से, या इनिशियली ड्रेन करते हैं जो इन्फेक्टेड कलेक्शंस होते हैं बिलियरी सिस्टम में उनको। तो ये ऑन्कोलॉजी में कॉमनली जो हम लोग करते हैं वो यही सब इंटरवेंशन। सो मेजरली जो जिस कैंसर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो क्या हेपेटोबिलियरी जो कैंसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही ट्रीटमेंट? हाँ, हेपेटोबिलियरी में तो हम करते ही हैं। उसके अलावा जैसे किसी को किडनी का कैंसर है लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज में और बहुत छोटे साइज का है, और हालांकि उसमें है कि अगर सर्जरी स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम मानते हैं आज की डेट में भी, लेकिन ट्यूमर अगर बहुत छोटा है और पेशेंट की एज मान लो बहुत ज्यादा है, 80 साल है, कोई 85 साल है, अब इस एज में आदमी अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो उसमें भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बिना ऑपरेशन के एक डे केयर, एक दिन के एडमिशन में हम उसमें आरएफए, जो अभी मैंने बताया कि लीवर में भी यूज करते हैं, किडनी में भी वही सेम आरएफए या माइक्रोवेव एब्लेशन से उस ट्यूमर को ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट आईआर से होता है इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली? हाँ, रिकवरी डिपेंड करती है कि पेशेंट कौन से स्टेज में हमारे पास आया है। तो आईआर से सिर्फ कुछ ही कैंसर्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं, सभी कैंसर्स ट्रीट नहीं होते इससे। जिनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है उनमें सर्जरी करते हैं, और जो बिना सर्जरी के ठीक हो जाए, और पेशेंट की कुछ ऐसे हालात होते हैं कि पेशेंट की कंडीशन नहीं है कि जिसमें सर्जरी की जा सकती, उन पेशेंटों को भी ठीक किया जा सकता है। रिकवरी में जनरली 3 से 4 दिन मैक्सिमम हम लोग पेशेंट को रखते हैं। मोस्टली ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, कई बार पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम जैसे हल्का फुल्का फीवर, बदन दर्द या ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए रिकवरी, आईवी फ्लूइड्स
एंटीबायोटिक्स, ये सब सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एडमिशन रखते हैं पेशेंट्स का। और सर्जिकल जो रिकवरी होती है उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और मेजर रिसेक्शंस होते हैं कैंसर रिलेटेड बीमारियों में, लेकिन जिनमें ज़रूरत है उनमें सर्जरी ही होती है और जहाँ इंटरवेंशन से ठीक हो जाता है वहाँ इंटरवेंशन की जाती है। कॉमन लीवर कैंसर है, किडनी कैंसर्स हैं, इनमें हम कॉमनली ये सब इंटरवेंशंस करते हैं। अगर हम गायनोकोलॉजिकल केसेस की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जाए किसी अर्जेंट सर्जरी की, चाहे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को ऑप्ट इन करना, चूज करना सेफ रहेगा मदर एंड बेबी दोनों के लिए? तो ऐसे बहुत सारे गायनी रिलेटेड और प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्रेगनेंसीज के नाम से जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, या ब्लीडिंग बहुत हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम, या मान लीजिए इमरजेंसी में पेशेंट आया है और बाद में पता चला कि प्लेसेंटा अंदर चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है और पेशेंट ब्लीड कर रहा है डिलीवरी के बाद। तो उन पेशेंट्स में हमारी यहाँ पे कोलैबोरेशन में हम लोग काम करते हैं गायनी टीम के साथ। तो तुरंत हमें फ़ोन किया जाता है कि ऐसा ऐसा पेशेंट है, हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं कि इसको कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें एम्बुलाइजेशन करते हैं और कई बार बैलून जो नसों के अंदर है बैलून फुला के छोड़ देते हैं, जिससे वो आगे खून जाता नहीं है और वहाँ पे ब्लीडिंग जो है कंट्रोल हो जाती है। और बैलून्स टेम्परेरी रहते हैं, कुछ देर बाद उनको निकाल देते हैं जब पेशेंट को लगता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। और कुछ में ऐसा होता है कि डिलीवरी हो गई है, सिजेरियन से हुई है मान लीजिए, या नॉर्मल हुई है, उसके 1 या 2 घंटे बाद पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो गई है। तो इनिशियली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ट्राई करता है गायनेकोलॉजिस्ट की ऐसे ही रुक जाए ब्लीड, पैकिंग वगैरह करते हैं, लेकिन अगर उससे नहीं रुकती है ब्लीड तो फिर से हमसे केस डिस्कस किया जाता है कि इस पेशेंट में क्या हम इंटरवेंशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन है जिसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन के नाम से हम इन्हें जानते हैं कि उसमें जो यूट्रस की नसें हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो ब्लॉक करते हैं ऐसा नहीं कुछ परमानेंट ब्लॉक है, ये नसें जो हैं धीरे धीरे अपने आप 6 महीने के अंदर ये वापस खुल जाती हैं। तो अभी इनिशियल जो इमरजेंसी है वो सेटल हो जाती है, उसके बाद नॉर्मली कई बार पेशेंट को रहता है कि इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं होता है ऐसा कुछ कि कोई किसी को इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और इनिशियली जो पेशेंट की जान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम पे जान बचाने के लिए सबसे सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे 40 मिनट में प्रोसीजर खत्म हो जाता है, बिना सर्जरी के हो जाता है ना, और पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट हो जाती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो बच्चों में कितने सेफ है? सेफ तो मतलब ये हर एक अगर एज ग्रुप में सभी में सेफ है, कोई ऐसा ज्यादा रिस्क नहीं होता है। और जैसे पर्टिकुलरली बच्चों की किसी बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे लीवर में एब्सेस बन गया है, पस पड़ गया है, कॉमन जिसे हम जानते हैं, बहुत कॉमन बीमारी है, तो उसको पहले जमाने में सर्जरी द्वारा ठीक किया जाता था, लेकिन अभी सर्जरी की उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको हम एक कैथेटर की मदद से या निडल की मदद से लोकली सुन करते हैं बच्चे को पूरा। कई बार बहुत छोटा बच्चा है तो कई बार सेडेशन देना पड़ता है, लेकिन अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको हम लोकली सुन करके उसको ट्रीट कर देते हैं। और प्रोसीजर भी बड़ा शॉर्ट टाइम का, 10 मिनट में ही प्रोसीजर हो जाता है और रिकवरी टाइम बड़ा फास्ट है, कोई चीरा तो लगता नहीं, बेहोशी दी नहीं जाती है, तो पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज भी जल्दी होते हैं। हाँ, तो जैसे लीवर की हमने बात की तो ऐसे ही लंग्स में भी कई बार पस जमा हो जाती है या पानी भर जाता है लंग्स के बाहर, तो फेफड़े को दबा देता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है, कई बार पेशेंट आईसीयू में लैंड अप कर जाते हैं। तो उसमें भी छोटे कैथेटर से या निडल की मदद से उस पानी को निकाल देते हैं, पस है तो कैथेटर डाल के उस पस को निकाल देते हैं। किडनी में किडनी के किन तरह के जो कंडीशंस हैं वो आईआर के थ्रू ट्रीट किए जा सकते हैं? अब किडनी में जनरली बेसिक हम वेस्कुलर डिजीज की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बहुत यंग पेशेंट है, 25 साल 30 साल, और बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो उन पेशेंट्स में कई बार होता है कि रीनल आर्टरी बंद होती है, नैरोइंग हो गई, उसकी सिकुड़ गई है, तो उसको हम स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी की मदद से खोल देते हैं और उन पेशेंट्स की हाइपरटेंशन बिल्कुल ठीक हो जाती है, ड्रग्स पे डिपेंडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो लेकिन इसकी डायग्नोसिस होना बड़ा जरूरी है, टाइमली। और डायग्नोसिस के लिए इसमें रिनल डॉपलर हम लोग करते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करते हैं उससे पहले, तो जब डायग्नोसिस होगी तभी पता चलेगा कि इसका कारण क्या है हाइपरटेंशन का। लेकिन यंग पेशेंट्स में काफी कॉमन है, किडनी की नस बंद होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है।
दूसरा है कि किडनी की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। बिना बायोप्सी डायग्नोसिस नहीं होता, तो उसमें हम किडनी की बायोप्सी करते हैं और अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं। तो बिल्कुल एक दिन के लिए पेशेंट को हम लोग रखते हैं सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, कोई ब्लीडिंग रिलेटेड कोई ऐसा पेशाब से खून तो नहीं आ रहा बायोप्सी के बाद, तो उसके लिए रखते हैं और एक दिन के बाद हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। तो दूसरा ये है कि किडनी की बायोप्सी हम लोग करते हैं। तीसरा है जिन मरीजों की किडनियां खराब हो जाती हैं, जिसे क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर होता है, उनमें जो उनका डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं मरीज मेनली, तो फिस्टुला के थ्रू डायलिसिस कराते हैं। तो फिस्टुला कई मरीजों का होता है कि बंद हो जाता है, तो बंद होने की वजह से अब पेशेंट की लाइफ लाइन तो फिस्टुला ही है। अब टेम्परेरी तो हम लाइन डाल के डायलिसिस कर देते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग डायलिसिस कैसे होगी? तो फिस्टुला को हम एंजियोप्लास्टी करके खोलते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी से, और फिस्टुला बिल्कुल अगले दिन से काम करने लग जाता है। फिस्टुला के अलावा अगर हम बात करें तो कई बार पेशेंट्स की नसें बंद हो जाती हैं कि फिस्टुला का ब्लड जो है हाथ से होते हुए सेंट्रल नस में जाता है जो हार्ट में ड्रेन करती है। तो कई बार वो नस ब्लॉक होने की वजह से पूरा हाथ सूज जाता है पेशेंट का, और इस बीमारी के लिए भी उस नस को एंजियोप्लास्टी द्वारा खोला जाता है। तो ये सिर्फ किडनी वाले मरीजों में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिस्टुला नहीं बन सकता है क्योंकि उनकी वेन्स बड़ी पतली होती हैं, है ना, एज के हिसाब से पतली हो जाती हैं, या पेशेंट की जो वेन्स हैं ही नहीं जिसमें फिस्टुला हम बना सकें। तो उन पेशेंट्स में भी एक सॉल्यूशन है जिसे हम परमाकैथ के नाम से जानते हैं, कि एक परमानेंट कैथेटर होता है जिसको हम गले की नस में या कंधे के पास में जो नस होती है उसके थ्रू हम डालते हैं और इसको हम हार्ट के अंदर छोड़ते हैं। तो उसके थ्रू भी पेशेंट डायलिसिस करा सकते हैं, हालांकि उसको साल भर या 2 साल में चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स आ रहे होंगे अभी, तो ऐसे क्या स्कोप्स और हैं जो एडवांसमेंट्स में बात करें तो अभी के टाइम पे ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, और जो टारगेटेड थेरेपी है हर एक कैंसर के लिए, यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ हर कैंसर को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा टारगेट किया जा रहा है कि पर्टिकुलर ड्रग को, जैसे कैंसर में हम दवाइयाँ देते हैं तो वो सारे शरीर में जाती है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो अभी रिसर्च ये चल रही है कि जैसे कैंसर, लीवर के कैंसर में हम लोग इलाज कर रहे हैं, ऐसे ही बाकी ऑर्गन्स में भी हम टारगेटेड उस दवाई को वहाँ पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा सकते, और उसका कितना फायदा होगा। तो इस चीज़ को लेके रिसर्च अभी बहुत चल रहा है। तो आने वाले टाइम में ऑन्कोलॉजी वाले जो इलाज है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा बहुत कैंसर को ठीक किया जा सकता है। बाकी जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, जितने भी सारे ही लाइफ सेविंग होते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसा हमें समझ में आया, हमारे व्यूअर्स को समझ में आया कि लाइफ सेविंग तो है ही, बाकी जिनको सर्जरी फियर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आपको अगर मैं एक सवाल पूछूं कि रेडियोलॉजी एक स्कोप है, स्पेशलिटी जो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे था कि ये एक अलग सी स्पेशलिटी को मैं पढ़ूं? तो मैं बताऊं तो इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था MBBS के बाद, तो हमारे वहाँ काफ़ी जैसे कंसल्टेंट डिस्कस कर रहे हैं कि अरे हमारे यहाँ पे ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है और इस बीमारी का इलाज तो वैसे ही हो सकता है। हालांकि वो बहुत पुराना टाइम था जब बहुत ऐसा था कि बहुत बड़े अस्पतालों में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी अवेलेबल नहीं थी इंडिया में, लेकिन पिछले लास्ट 10 ईयर्स से अगर हम देखें तो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है फील्ड, और हर बड़े अस्पताल में आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का सेटअप मिलेगा। न्यूरोलॉजी, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। बिल्कुल। तो हालांकि न्यूरो इंटरवेंशन जैसे होती है तो उसमें ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ही ट्रीट किया जाता है। सेम डिसऑर्डर्स जो बाहर होते हैं बॉडी में, वैसे ही ब्रेन में भी वो वेसल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कि ब्रेन में कोई नस फट जाती है, एन्यूरिज्म फट गया, तो ये बाकी जगह भी हो सकता है बॉडी में कहीं भी, तो उसको भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा, जिसे न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि आज आपने सुना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कितना हेल्पफुल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको सर्जरी से बहुत डर लगता है, और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको किसी डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया है
हो सकता है आपको पता ना हो कि वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से भी ट्रीट हो सके। एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को पूछें कि क्या ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से भी ये ट्रीटमेंट मेरा हो सकता है, और हो सकता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें हमारे हेल्दी गपशप से। थैंक यू सो मच।